अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम संविधान के अपनी सीरीज के तहत अगले चैप्टर की बात करेंगे, जो कि नागरिकता के बाद इसका लास्ट टॉपिक था हमारा नागरिकता। और जैसा कि हम संविधान में पढ़ चुके हैं और पहले मैंने चर्चा कर भी ली है कि तो संविधान जब बना तब भारतीय संविधान में मूलतः कितनी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां थी। हमें पता है कि आज कई संवैधानिक संशोधनों और प्रावधानों के तहत जब भारत में भारतीय संविधान के तहत विधायिका के तहत कई अन्य कानूनों को बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरतें महसूस हुई जिसके कारण जो वो भी उन सुधारों को भी, उन अधिनियमों को भी, उन कानूनों को भी इस आधार पर ही बनाया गया कि संविधान में उसके तहत कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान पहले से किए गए थे। जैसे कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ अधिकारों से संबंधित ही चीज़ें शामिल की गई हैं, जिनको संसाधनों के अभाव में शायद उस समय अधिकारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया। और आगे चल करके जब यह कहा गया कि आगे चल करके जब भारत सक्षम होगा उतना कि लोगों को और अधिकारों को दे सके, उनको और अधिकार प्रदान कर सके, तो उसको धीरे धीरे अधिकारों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और उसी के तहत जैसे अनुच्छेद 40 में आपके दिया गया था, जो कि डीपीएसपी के तहत ही है, कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन होगा, पंचायतों का गठन होगा। और इसी तरह कई अन्य अधिकार हैं जिनको आज धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और उसी के तहत ये जो 8 अनुसूचियाँ प्रारंभ संविधान के प्रारंभ में हमें देखने को मिलती हैं, आज इनकी संख्या 12 हो चुकी है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इन्हीं अनुसूचियों पर रहेगा और एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में किसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। और चूँकि यह अनुसूची जो विषय है यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, संघ लोक सेवा आयोग, चाहे यूपीपीसीएस या अन्य अदर एग्जाम्स, सब में इससे क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं। और आपने अगर 2019 का यूपीपीसीएस का पेपर देखा होगा या 2019 का ही यूपीएससी का पेपर आपने देखा होगा, तो इसमें अनुसूची से एक प्रश्न और इससे 2 प्रश्न सीधे सीधे आए हुए हैं। इसलिए यह टॉपिक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी चर्चा आज हम विस्तार से करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, जिसका एक एक करके अध्ययन हम यहाँ करने वाले हैं। अनुसूचियां, शेड्यूल्स, इसको अंग्रेजी में शेड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, पहली अनुसूची क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या शामिल है? भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची। इसमें क्या शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया था भारतीय संघ एवं उससे संबंधित जैसा कि मैंने कहा यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको एक एक अनुसूची एकदम याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। क्योंकि सिर्फ 12 ही अनुसूचियाँ संविधान में, मतलब 8 अनुसूचियाँ प्रारंभ में दी गई थी और 4 हमने बाद में जोड़ी विधायिका के माध्यम से। तो चूँकि 12 ही अनुसूचियाँ आज संविधान में दी हुई हैं, इसको याद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसलिए एक एक अनुसूची को
बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और उसको याद करेंगे। भारतीय संघ एवं उससे संबंधित राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन हमारी संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। आज भारतीय संघ में कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित। आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिसमें अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित राज्य बने और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को विलय कर दिया गया। तो टोटल ये इनकी संख्या 8 रह जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान की अगली अनुसूची, और जिसमें क्या है, जिसमें दिया हुआ है द्वितीय अनुसूची, और इसमें भारत के प्रमुख पदाधिकारियों, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारियों, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जिसमें कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि कौन कौन से वो पदाधिकारी हैं, तो आप मोटे तौर पे जान लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। आप जानते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है, और अगर नहीं भी जानते होंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, जब संसद विधायिका पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। राज्यसभा सभापति यह होता है उपराष्ट्रपति, और यही उपसभापति। इसके बाद विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदों, जिन जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इधर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, इन सभी ETC, इन सभी के वेतन एवं भत्तों की बात की गई है संविधान की अनुसूची शेड्यूल सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान की अनुसूची थर्ड, शेड्यूल थर्ड। तृतीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तृतीय अनुसूची में दिया हुआ है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधी प्रावधान, अर्थात भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, तृतीय अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, संघ के विभिन्न मंत्री, न्यायपालिका के सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य और ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि तृतीय अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री, न्यायपालिका के सदस्य इत्यादि के पद धारण के करने के समय जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन इसमें किया गया है तथा इन पदाधिकारियों से संबंधित पद धारण के समय जो शपथ ली जाती है वो इस तृतीय अनुसूची के तहत इसको बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? चौथी अनुसूची में बताया गया है विभिन्न संघ राज्य क्षेत्र अर्थात भारतीय संघ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों, संघ शासित क्षेत्रों से आने वाले राज्यसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात संघ शासित क्षेत्रों, संघ राज्यों, संघ के राज्यों एवं विभिन्न संघ शासित क्षेत्रों से जो राज्यसभा के प्रतिनिधि कितने कहाँ से होंगे इसका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है कि कैसे संघ एवं राज्य संघ शासित क्षेत्रों के तहत जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है वो कहाँ से कितने राज्यसभा सांसद होंगे उनका उल्लेख इस अनुसूची के तहत किया गया है। यह सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है कि यह किस अनुसूची के तहत दिया गया है कि राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व कहाँ से कितना किया जाए। ठीक है, और हम जानते हैं कि भारत में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान की 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण एवं नियमन के बारे में। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों, भारत के अनुसूचित क्षेत्रों, विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन इसको कहीं से भी पढ़ा जा सकता था, बट मैंने यह उचित समझा कि आपको एक एक चीज़ें समझाते हुए बताई जाए ताकि ये चीज़ें जल्दी से आपके दिमाग में बैठ जाएं और अच्छे से इसको समझा जा सके और याद किया जा सके। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है एवं उनका नियमन एवं नियंत्रण। ठीक है, एकदम आसान चीजें हैं और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरह इसी से संबंधित एक छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची जो है इसमें कुछ प्रमुख राज्यों को लेकर के इन्हीं अनुसूचित जनजाति, उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से लेकर के कुछ संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं
इसमें कौन कौन से राज्य हैं? असम राज्य, मेघालय, त्रिपुरा हो गया आपका, और चौथा मिजोरम। इन क्षेत्रों से संबंधित जो जनजातीय लोग हैं उनके प्रशासनिक नियंत्रण, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, कैसे उनका प्रशासन किया जाए एवं नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इस तरह ये दोनों अनुसूचियां ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको इसी फॉर्म में आप याद कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको याद करना होगा इन 4 राज्यों के नाम जो कि छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, और इससे संबंधित जनजातीय जो लोग हैं उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा। वही 5वीं अनुसूची में आपका दिया हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो नियमन एवं नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, अब संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है, सीधे सीधे याद कर लेना है कि क्या क्या मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, और वही आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची हम देखते हैं। सातवीं अनुसूची दरअसल केंद्र राज्य संबंधों के बारे में इसमें चर्चा की गई। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध अथवा शक्तियों के विभाजन से संबंधित, शक्तियों का विभाजन इसमें किया गया है कि कौन कौन से विषय, किन किन विषयों पर केंद्र संघ जो है संसद बनाएगा कानून, और कौन कौन से विषयों पर विधानसभा यानी राज्यों की विधानसभाएं, विधानमंडल कानून बनाएंगे। तो 3 अनुसूचियों में इसको बांटा गया है। संघ सूची, इसके अंतर्गत संविधान में कितने विषयों की बात की गई थी? 97 विषयों की, क्यों, अर्थात 97 विषयों पर केंद्र जो है कानून बना सकता है। वही आज इन विषयों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। दूसरी अनुसूची जो थी वह थी राज्य सूची। इसके अंतर्गत संविधान में 66 विषय दिए गए थे जो कि आज 61 हो गए हैं, और 5 विषयों को इसमें से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, और अब उन पर केंद्र एवं राज्य मिलकर कानून बनाएंगे। यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें भी यह केंद्र राज्य संबंधों एवं शक्तियों का विभाजन वाला जो पोर्शन है यह बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें कितने विषय दिए गए हैं आगे चलकर अन्य अनुसूचियों में भी जो है सीधे सीधे विषय पूछ लिए जाते हैं कि इस अनुसूची में कितने विषय हैं, किससे संबंधित हैं, या इसमें कितने विषय हैं। यह चीजें याद करने योग्य हैं। यह समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय थे? 47, और अब चूंकि राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले कुछ 5 विषय इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो अब इसमें 52 विषय हो गए हैं, और यही आपको सेम टू सेम इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 8वीं अनुसूची में दिया गया है भारतीय राज्य क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाएंगी उनके बारे में चर्चा की गई। 8वीं अनुसूची के तहत वर्तमान में 22 भाषाओं को
इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और इसी के बारे में बात की गई है। इसके पहले हम देखते हैं कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी और इसके बाद धीरे धीरे कुछ अन्य भाषाओं को जोड़ते गए इसमें। उसके बाद टोटल 22 भाषाएं हो गई। अन्य भाषाएं कब जोड़ी गई, कौन सी भाषा थी, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। कितनी भाषाएं ये महत्वपूर्ण है, इस अनुसूची में भाषाएं ये महत्वपूर्ण है, इसलिए सिर्फ इतना आपके लिए पर्याप्त है, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। अब यहाँ से चूंकि यह संविधान में इनका प्रावधान नहीं था, किन परिस्थितियों में ये बाद में शामिल की गई उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। नवीं अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अगर सरकार जो है, सरकार को कहीं किसी भूमि की ज़रूरत है, कुछ बनवाना है, रोड बनवाना है, कोई बिल्डिंग बनवाना है, कोई लोगों के लिए आवास बनवाने हैं, कुछ करना है, बिल्डिंग्स, विद्यालय बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। उसको अधिग्रहण संबंधित, और चूँकि समय जमींदारी उन्मूलन, हददारी व्यवस्था और तमाम तरीके की जमींदारी सुधार हो रहे थे, तो उस चीज़ को देखते हुए इसमें जो है इस नवीं अनुसूची को बनाना पड़ा और उसमें ये चीज़ें डालनी पड़ी ला करके इन प्रावधानों को, ताकि वर्तमान में चूँकि आज इसमें 284 के आसपास इसमें कानून है, अधिनियम है, और इसमें ज़्यादा विवाद ना हो और सीधे सीधे इनको लागू कर दिया जाए, कोई समस्या ना आए, इसलिए इस नवीं अनुसूची के तहत जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया 1951 में। ठीक है, तो आप ये भी देख लेते हैं कि ये संविधान का प्रथम संविधान संशोधन जो है ये 1951 में होता है और इसके माध्यम से संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई और इसमें भू सुधार कानूनों को सरकार द्वारा इसमें शामिल किया गया और साथ ही भूमि अधिग्रहण से संबंधित चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, बस इतना ही इसमें जो है फैक्ट था, तो यही काम की चीज़ है, बस इसके अलावा कुछ भी इतना जरूरी नहीं है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान की 10वीं अनुसूची की। संविधान की यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई 1985। यह किससे संबंधित थी? दल बदल विरोधी कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। दल बदल विरोधी कानून अधिनियम क्या था कि अपने निजी स्वार्थवश कई सांसद, कई विधायक जो है अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर के एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे और हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए उनके द्वारा यह उपाय अपनाए जाते थे, इस तरह के एजेंडा अपनाए जाते थे। तो इस चीज़, और वो बड़ी सरकारों को कई बार कई मुश्किल घड़ी में डाल दिया करते थे, सरकारें अस्थायी हो जाती थी, गिर जाती थी। इसलिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह 1985 में अधिनियम लाया गया और यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जाता है और उसमें जा करके शामिल हो जाता है, उसकी सदस्यता ले लेता है, तो जो उसका पद है, जो वह जिस भी सदन का सदस्य है, उसकी सदस्यता वही समाप्त हो जाएगी। और इसमें और भी कई प्रावधान हैं, जैसे
2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी के छोड़ करके कोई नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अर्थात एक तरह से पूरी पार्टी ही एक तरफ से निकल करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगी, वहाँ पर इस लॉ की कोई मान्यता नहीं है, अर्थात यह लॉ वहाँ पर लागू नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची संविधान की, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया जाता है 1993, और उसके माध्यम से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। क्या बताया गया 11वीं अनुसूची में? इसमें पंचायतों के गठन संबंधित बात की गई है, जो कि आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 14 में मेंशन है। उसमें क्या कहा गया है कि चूंकि भारत एक समाजवादी राज्य है, आपकी प्रस्तावना में जैसा कि उल्लेख किया गया है कि भारत एक समाजवादी राज्य है और भारत में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, तो उसका गठन, उसको संवैधानिक दर्जा जब दिया गया वह 1993 में दिया गया, और तभी यह 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की जाती है और पंचायती राज व्यवस्था सामने आती है। ठीक है। हालांकि उसके पहले भी 1969 में ही पंचायती राज व्यवस्था सामने आ जाती है, जब राजस्थान के नागौर जिले में उसको औपचारिक उसका आरंभ किया जाता है, लेकिन संवैधानिक दर्जा की जहाँ तक बात है तो वह 1993 में इसको दिया जाता है, और तभी यह अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है। ठीक है। और 74वां जो संविधान संशोधन है, यह भी 1993 में किया जाता है, और इसमें शहरी क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय शासन की बात की जाती है, जिसको हम नगर पालिका या नगर निगम के नाम से जानते हैं, और इसमें 18 विषय इसके तहत आते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत शामिल 12वीं अनुसूची, यह 12वीं अनुसूची है आपकी, 12वीं अनुसूची है, और इसके तहत 18 विषय शामिल किए गए हैं, जो शहरी क्षेत्र स्थानीय निकाय इन 18 विषयों पर कानून बना सकते हैं, राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं और उससे शासन प्रशासन चला सकते हैं। वहीं 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को शामिल किया गया है, जो कि पूर्णतः राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वह इन विषयों को किस तरह से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू करवाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार हमने 1 से लेकर के 12 अनुसूचियों का अध्ययन किया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण थी और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।